मौलिक अधिकारों को संविधान के खंड 3 में शामिल करने के कारणों का निम्न में से कौन व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को संविधान के खंड 3 में शामिल करने के कारणों का निम्न में से कौन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, पहला कह रहा है वह भारतीयों तथा विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध हैं। दूसरा कह रहा है वह साधारण कानूनों से ऊपर हैं। तीसरा कह रहा है देश के शासन में वह मौलिक हैं। और चौथा कह रहा है वह सबसे ऊपर नहीं है। तो एक्चुअली मौलिक अधिकारों को इसलिए शामिल कर दिया गया है, यहां पर किया गया है, क्योंकि पहली चीज तो वह भारतीयों तथा विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, उपलब्ध हैं, मान लिया। वह साधारण कानूनों से ऊपर है, ऐसा नहीं है, सामान्य जितने भी कानून हैं उनसे ऊपर इनको माना जाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देश के शासन में वह मौलिक है, हाँ ये बात सही है, देश के शासन में मूलभूत हैं, इसलिए मौलिक अधिकारों को शामिल करना जरूरी है। वह सबसे ऊपर नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार ऊपर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर हैं, ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन यहां सेंस क्वेश्चन का दूसरा है, इसलिए आप इसको गलत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कह रहा है वह सबसे ऊपर नहीं है, तो यहां दूसरा सेंस इसका बताने का है कि एक्चुअली मौलिक अधिकारों को एक सामान्य व्यवस्था के तहत देखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनसे भी ऊपर कुछ है, नहीं। एक्चुअली मौलिक अधिकारों में ऐसे अधिकार शामिल ही किए गए हैं जिनको हम बृहत्तम स्वरूप में सबसे ऊपर मान सकते हैं। तो इस आधार पर इसको गलत नहीं कर सकते हम आप, क्योंकि कह रहा है सबसे ऊपर की बात हो रही है, तो ये भी सही है। ठीक है ना, ये भी सही है। और इस आधार पर अगर ऐसा देखा जाए तो दो तो गलत है, तो ए नहीं होगा, दो गलत है तो इसमें बी भी नहीं होगा, और डी में 3 और 4, चूंकि इसमें फर्स्ट भी सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान में वर्णित अधिकार नहीं है। शासन के अधीन रोजगार के अवसरों में समानता। दूसरा कह रहा है सभी वर्गों तथा स्त्री, बच्चे तथा पिछड़े वर्गों को विशेष दर्जा देने का निषेध। और तीसरा कह रहा है शैक्षिक और सैन्य उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाली उपाधियों की समाप्ति। कह रहा है कि वर्णित अधिकार नहीं है, तो वास्तव में शासन के अधीन रोजगार के अवसरों में समानता, तो समानता का अधिकार, समता का अधिकार आपको कहता ही है, जाहिर सी बातें सही है। दूसरा कह रहा है सभी वर्गों तथा स्त्री, बच्चे तथा पिछड़े वर्गों को विशेष दर्जा देने का निषेध। ऐसा नहीं है, विशेष दर्जा देने का निषेध नहीं किया गया है, बल्कि कहा गया है कि अगर राज्य इस संदर्भ में ऐसा कोई उपबंध करता है तो ऐसा वह कर सकता है, और इस आधार पर किया गया कोई भी उपबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो जाहिर सी बात, सेकंड तो गलत है। थर्ड कह रहा है शैक्षिक और सैन्य उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाली उपाधियों की समाप्ति नहीं। याद रखिएगा यहां पर अन्य जितने भी उस प्रकार के पदनाम हैं या इस प्रकार के उपनाम हैं जो थोड़ा विभेद करते हैं, उनकी समाप्ति यानी उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से और सैनिक उपलब्धियों के लिए अगर सेना, जैसे आपको दिया गया परमवीर चक्र, ठीक है ना, आपको दिया गया अशोक चक्र, आप सेना संबंधित हैं, कोई आपने बहादुरी वाला काम किया हुआ है जिसके लिए वो दिए जाते हैं, तो उसके लिए समाप्ति नहीं की गई है, यानी सैनिक सम्मान में दिए जाने वाली उपाधियों की समाप्ति नहीं की गई है। जाहिर सी बात है ये वाला सही है। ठीक है, तो गलत क्या है इसमें, क्या कह रहा है संविधान में वर्णित अधिकार नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा सेकंड, और सेकंड केवल किसमें है, सी में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संशोधनों के माध्यम से नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़े गए। पर्यावरण तथा वन्य जीवन का संरक्षण, बिल्कुल ये जोड़ा गया।
ठीक है, 41A में जोड़ा गया इसको। सेकंड कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी का अधिकार, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी का अधिकार, ठीक है, मान लेते हैं। और कार्य का अधिकार, कार्य का अधिकार, ठीक है। और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का संरक्षण, कार्य का अधिकार नहीं है और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का संरक्षण ये जोड़ा नहीं गया, ठीक है ना, जोड़ा नहीं गया जबकि पहले से ही था, ठीक है। तो इसमें इस आधार पर देखा जाए तो 1 और 2 सही है और वो है केवल आपके विकल्प डी में, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के मंत्रालय और विभागों का सृजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। दूसरा कह रहा मंत्रिमंडल सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह सही है लेकिन पहला वाला सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्चुअली केंद्र सरकार के जो मंत्रालय या विभाग होते हैं, नए मंत्रालय या विभाग के गठन का अधिकार जो होता है बेसिकली वो पूरे मंत्रिमंडल का होता है और इस मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का होता है और इस कैबिनेट का जो चीफ होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन केवल प्राइम मिनिस्टर को ये राइट नहीं होता है, जबकि ये राइट किसको होता है, पूरे मंत्रिमंडल को होता है। इसलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन को सही मानना ठीक नहीं होगा, इसमें दूसरा सही है। क्या कि जो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव यानी इनको कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है ना, ये सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें केवल सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगला कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मौलिक अधिकार शामिल किए थे। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मौलिक अधिकार शामिल किए थे। फिर डी कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ठीक है, सही है पूछ रहा है। क्रिप्स मिशन 1942 में मौलिक अधिकारों की बात नहीं की गई थी। अगस्त प्रस्ताव में भी मौलिक अधिकारों की बात नहीं की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी मौलिक अधिकारों को प्रश्रय जैसी कोई बात नहीं थी। वास्तव में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, इसमें इसका समर्थन किया गया था। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ए होगा। सही पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो क्या हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? मौलिक अधिकारों का शामिल करने का समर्थन किया था। आंसर होगा इसका ए। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं, कठोर है। दरअसल कठोर और लचीले का मतलब क्या है? अधिकार कभी कठोर होते ही नहीं है। अधिकार आपकी आवश्यकता होती है और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपको अधिकार दिए जाते हैं और ये आपको मिलने भी चाहिए, आपको प्राप्त भी होने चाहिए। अब कठोर और लचीले जाली कोई तो बात ही नहीं होती, इसमें तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। और अवाद योग्य का मतलब यह है कि इनको न्यायालय में मौलिक अधिकारों का अगर आपको किसी अवस्था में हनन हो रहा है या कम या ज्यादा या आप कुछ या उस पर चर्चा करना चाहते हैं, आपको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, इस पर भी आप बात करना चाहते हैं, तो आप या उसकी व्याख्या करने का मैटर होगा, तो भी आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ऐसा कहना ही अवाद योग्य है, जबकि ये गलत है। जबकि ये गलत है। ये वास्तव में क्या होता है? ये वाद योग्य होता है। क्या होता है?
वाद योग्य होता है, और वाद योग्य का मतलब यह है इनको न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इनके आधार पर अगर कोई आपका हनन कर रहा है तो भी इस आधार पर भी आप न्यायालय जा सकते हैं, या इनकी व्याख्या से संबंधित मामलों के लिए भी आप न्यायालय जा सकते हैं, या इनको कम करने या इनको बढ़ाने से संबंधित मामलों में भी आप न्यायालय जा सकते हैं, या ये युक्त है कि नहीं, विधि के अनुरूप हैं या नहीं, इसके लिए भी आप न्यायालय जा सकते हैं। तो इसमें मौलिक अधिकार क्या है, वास्तव में ये वाद योग्य अधिकार हैं। इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपात स्थिति है तो आपात स्थिति में, यानी अगर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया गया है, अब अनुच्छेद 352 के तहत आपात 3 आधारों पर लगाया जाता है। आप लोग जानते हैं इसको, 3 आधारों पर लगाया जाता है। किसमें, एक युद्ध के आधार पर, दूसरा बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है ना, के आधार पर, किसमें, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है क्या, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, तब तो आपका जो अनुच्छेद 19 है ये स्थगित हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 जो है ये स्थगित नहीं होगा, स्थगित नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 2 के आधार पर लगाया गया है, इस 2 के आधार पर, तब तो ये स्थगित हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तब ये स्थगित नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, निलंबित, इनको निलंबित, सस्पेंड, कुछ समय के लिए इनको निलंबित किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन सही नहीं है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ना ना ना, प्रधानमंत्री कहां से कर सकता है इसको, संभव ही नहीं है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्रपति की इच्छा का यहां कोई मतलब नहीं होता है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया। क्या बताया कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाया गया है, अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात प्रवर्तित है तो फिर ये स्थगित किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने क्या बताया कि अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया गया है, इन दोनों के आधारों पर लगाया गया है, तो अनुच्छेद 19 स्थगित होगा। लेकिन अगर वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 स्थगित नहीं होगा। तो अनुच्छेद 19 स्थगित नहीं होगा। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा, डी सही होगा। और ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें आंसर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि अधिकारों को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह संविधान में उल्लिखित होता है। बिल्कुल मौलिक अधिकार है क्योंकि इनका संविधान में वर्णन किया गया है। भाई संविधान में वर्णन किया गया है, इसलिए ये मौलिक अधिकार हैं आपके। ठीक है, दूसरा कह रहा है यह प्रजातांत्रिक होता है। मौलिक अधिकारों का लोकतांत्रिक होने से कोई खास संबंध नहीं है। फिर कह रहा है कि यह लोक कल्याणकारी होता है। मौलिक अधिकारों का संबंध लोक कल्याणकारी भी नहीं हो सकता है, तो इन दोनों को भी नहीं मान सकते हैं। फिर कह रहा है यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल, मौलिक अधिकारों से व्यक्ति का विकास, जैसे अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17। अब आपको राइट टू अनटचेबिलिटी दी गई कि आपको किसी भी आधार पर अस्पृश्य नहीं बनाया जा सकता है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, किसी आधार पर आपको अस्पृश्य नहीं घोषित किया जा सकता है। अगर एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की गई तो इट मींस दैट कि आपका जो एक व्यक्तित्व है, जो आपके अंदर डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं, आपके पास एक अच्छा ब्रेन है, अच्छा वर्क है आपके पास, तो आप कर सकते हैं ना। तो व्यक्ति विकास के लिए तो आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं है।
ठीक है। पांचवा कह रहा है कि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। नहीं, संसद इसके विरुद्ध कानून बना सकती है, ऐसा नहीं कि कानून नहीं बना सकती है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। लेकिन कानून का मतलब ये नहीं होता है कि वो, देखिए कानून दो तरह से होते हैं, एक होता है सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में कानून, एक होता है नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में कानून। अब अगर कोई कानून सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में बन रहा है जिससे वास्तव में अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा हो, बल्कि अन्य मौलिक अधिकार उससे और मजबूत हो रहे हों या और अधिक मजबूती से आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसा किया जाना आवश्यक है। जैसे कि संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार यानी छठवां का मूल अधिकार था, संपत्ति के मूल अधिकार को क्या किया गया, उसको कह सकते हैं आप कि उसको हटाया गया। थोड़ा हटाया शब्द सही नहीं है यहां पर, बल्कि उसे क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित किया गया, अनुच्छेद 300A में ले जाए गए। कहां ले गए इसको, अनुच्छेद 300A में ले गए, और क्या बना दिया गया इसको, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया। विधिक अधिकार यानी इसको आपका लीगल राइट बना दिया गया। यानी अब इसे क्या हो गया, संपत्ति के अधिकार को लीगल अगर जब तक नहीं बनाएंगे, अगर संपत्ति अधिकार आपका मौलिक अधिकार है तो आप संपत्ति छीन नहीं सकते हैं, और अगर संपत्ति छीनेंगे नहीं संपत्ति लेंगे नहीं, तो सड़क कैसे बनेगी, बिजली की चीजें कहां होंगी, रेल लाइन कैसे बिछेगी, एयरपोर्ट कैसे बनेगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा। दूसरी चीज, जिनके पास जो भूमिहीन है, अगर समाजवाद लागू करना है आपको, तो ऐसे में भूमिहीनों को भी तो भूमि देनी पड़ेगी ना। एक तरफ समाजवाद, एक तरफ संपत्ति का अधिकार, नहीं संभव था। इसलिए क्या किया गया, संसद ने इस कानून में इस मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि संसद के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है तो गलत है, ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां सेंस दूसरा है, सेंस को समझिएगा। सेंस कह रहा है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो संसद जो मैंने आपको बताया कि नकारात्मक कानून, अगर नकारात्मक कानून के संसद में कहा जाए तो फिर संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। तो यह भी सही होगा, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट सही है, फोर्थ सही है और फिफ्थ सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। तो 8th का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है संपत्ति के अधिकार पर, समानता के अधिकार पर, धर्म के आधार पर, और अगला कह रहा है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। वास्तव में मानव अधिकारों की अवधारणा, एक्चुअली ये मानव अधिकार जो हैं, ये वास्तव में जो ये मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को ही क्या कहा जाता है, मानव अधिकार भी आप कह सकते हैं। और इस मानव अधिकार की जो प्रमुख बल है, जो प्रमुख तत्व है, जो वास्तव में उसकी सेंट्रल आइडिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि मानव होने के नाते मानव गरिमा पर, ठीक है ना। ये जो मूल अधिकार है, वास्तव में इनका उद्देश्य ही था मानव गरिमा को मेंटेन करना, यानी मानवीय पहलुओं पर जोर देना। क्योंकि मौलिक अधिकार जितने भी आपके अधिकार हैं, कहीं ना कहीं आपको अंदर वो मानवीयता लाते हैं, और एक नागरिक के तौर पर वे ऐसे बेसिक अधिकार हैं तो क्या है, वो एक जो है एक मूलभूत अधिकारी हैं, और वो आपको किसी भी सभ्य राष्ट्र में मिलने चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा, अस्पृश्यता ही, तो आप खुद में फील करके देखिए कि 10 लोग खड़े हुए हों, उसमें से 2 लोगों को कोई टच नहीं कर रहा है, कोई छू नहीं रहा है, इनको अस्पृश्य बना दिया गया, अनटचेबल बना दिया गया है, तो हाउ यू कैन फील, कैसा लगेगा आपको अगर आपको कोई जो है हमको आप टच नहीं कर सकते हैं या उनको आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सोचिए तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए इनका संबंध किससे है, वास्तव में मानव होने के नाते मानव गरिमा पर, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। बी कह रहा, अधिकार
वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा कौन सा सही है पूछ रहा है। सी कह रहा है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे, ठीक है ना, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। और डी कह रहा है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। ए कह रहा अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। अरे भैया, नागरिकों के विरुद्ध राज्य का दावा कैसे हो सकता है? बल्कि इसी का उल्टा कहा गया यहां पर, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। तो वास्तव में जो मौलिक अधिकार हैं या कोई भी अधिकार हो, वो राज्य मतलब यहां पर राज्य मतलब राज्य से मतलब है अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अनुसार, या अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 की परिभाषा के अनुसार, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, और या फिर अनुच्छेद 32 की परिभाषा के अनुसार भी, ठीक। तो ये हो जाएगा आंसर सी, क्या अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। ए भी गलत है। और बी कह रहा था अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन सच मामले देखा जाए तो ये होगा अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। किसके? नागरिकों के दावे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ये बहुत ही पॉपुलर कथन है और ये कथन डॉक्टर एस राधाकृष्णन का है, ठीक है। विकल्प में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। इन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, ठीक है। सभ्य विश्व के साथ, विश्व का जो सभ्य समाज है वास्तव में वो इन्हीं अधिकारों की बात करता है, क्योंकि सभ्य विश्व जो समाज होगा वो समानता की बात करेगा, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेगा, वास्तव में वो संवैधानिक उपचारों की बात भी करेगा, वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात भी करेगा और वो अन्य विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात भी करेगा। वास्तव में ये मौलिक अधिकार, क्योंकि सभ्य विश्व के सभ्य राष्ट्र भी यही चाहते हैं, विश्व का सभ्य नागरिक भी यही चाहता है। तो आपको बोलने की स्वतंत्रता हो, आपको कुछ रोजगार करने की स्वतंत्रता हो, ठीक है, आपसे कोई विभेद ना करे, इसकी समानता हो, आप कानून के समक्ष समान हो, अन्य बातों में समान हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहां पर इसका संदर्भ था और ये संदर्भ किसका और ये कथन किसका था, स्टेटमेंट किसका था? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन का स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान संदर्भों में अगर देखा जाए तो कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कुल आपका यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 7वां मिला करके कुल कितने हैं? 6 अधिकार हैं। जो 6वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था। जो संपत्ति का अधिकार था आपको, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो कि किसमें था? अनुच्छेद 31 में था। इसे क्या किया गया? इसे निरसित कर दिया गया और इसे क्या किया गया? अनुच्छेद 300 ए में, अनुच्छेद 300 का में ले जाकर क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार, विधिक अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया। यानी अब संपत्ति का अर्जन आपका क्या है? लीगल राइट है। संपत्ति आप यानी समस्त संपत्ति किसकी है? राज्य की है। कानूनन संपत्ति आपकी है, पर जिस कानून के तहत राज्य आपको संपत्ति दे रहा है उसी कानून के तहत राज्य आपसे संपत्ति ले भी सकता है। तो कुल कितने अधिकार हो गए? 6 अधिकार हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर
प्राथमिकता प्रदान करता है, प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। आंसर होगा अनुच्छेद 13। क्या कहता है अनुच्छेद 13? अनुच्छेद 13 आपका यह कहता है कि ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी व्यवस्था जो बहुत पहले रही हो या किसी भी आधार पर वर्तमान में है, वो चाहे परंपरा के तौर पर हो, वो किसी रीति के तौर पर हो, वो किसी आचरण व्यवहार की तरह से हो, किसी भी प्रकार से हो, यदि वह किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस विधि या परंपरा को न्यायालय को रद्द करने का अधिकार है या उसे स्वयं ही रद्द माना जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 13 जो है ये स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है कि अनुच्छेद 13 साफ साफ कहता है कि किसी भी आधार पर मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, कोई भी नियम या परंपरा नहीं हो सकती है, क्योंकि और कौन सी, जो किसी भी आधार पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार आप जानते हैं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन विरोध का अधिकार जो है ये आपके मौलिक अधिकारों से में नहीं आता है। ये आपका है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कैसा अधिकार है? ये भी विधिक अधिकार है। भाई किसी को भी अपनी कह सकते हैं असहनीय परिस्थितियों का अगर उसके हिसाब से है तो असहनीय परिस्थितियों का विरोध करने का अधिकार है। किसी भी आधार पर अपने किसी अधिकार की मांग के लिए भी आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है, जबकि ये कानूनी अधिकार है और विभिन्न संदर्भों में इसको अलग अलग प्रकार से प्रदान किया जाता है। जैसे ये अधिकार पुलिस को नहीं है, आपने नहीं देखा होगा कि पुलिस वाले अपने वेतन भत्ते की मांग के लिए कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हो। ये अधिकार सेना को नहीं है, ये अधिकार अर्धसैनिक बलों को भी नहीं है, ठीक है ना, ये अधिकार अर्धसैनिक बलों को भी नहीं है। तो जो विधिक अधिकार होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा युक्ति युक्त होते हैं, युक्ति युक्त होते हैं, यानी विधि के अनुरूप होते हैं, विधि के अनुरूप होते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ होते हैं, और लॉ हमेशा चेंज होता रहता है या डिपार्टमेंटल बेस पर क्या होता है? चेंज जो है वो किया जाता रहता है। तो आपका इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये बी आंसर है, इसमें है। ठीक है, विरोध का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ये क्वेश्चन भी लगभग उसी से मिलता जुलता है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन नागरिकता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम किसी भी प्रकार से काम करें और हमारी नागरिकता भी बनी रहे, तो यह संभव नहीं है। नागरिकता को सरकार जब चाहे किसी भी ऐसे कृत्य के आधार पर, किसी भी ऐसे कार्य के आधार पर जो कि देश के अनुरूप नहीं है या जो भी कानून है उन कानूनों के अनुरूप ठीक नहीं है, तो ऐसे में जब सरकार चाहे अपने विशिष्ट अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नागरिकता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? यह है उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, किसी भी प्रकार से अगर आपका उत्पीड़न होता है तो आप उस शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया है, जाहिर सी बात है मूल अधिकार आपका है। ठीक है, पर है मौलिक अधिकार नहीं है, तो जो नहीं है वो पूछ रहा है। समान कार्य के लिए समान वेतन,
इसकी बात नहीं की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात संविधान में मौलिक अधिकारों में नहीं की गई है। और कानून के समक्ष समानता यानी विधि के समक्ष समानता, तो यह भी मौलिक अधिकार है। और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इसमें ए, सी और डी ये आपके मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपका जो बी है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने की स्वतंत्रता का, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभी हमने बताया स्वतंत्रता का अधिकार है ही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको है, समानता का अधिकार भी आपको है, लेकिन समान आवास का अधिकार, भैया सबका घर एक समान कैसे होगा? सबके घर की लंबाई चौड़ाई आकार एक समान कैसे होगा? नहीं हो सकता है ना भाई। जाहिर सी बात है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं करता है पूछ रहा है कि कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो इसमें हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ए कह रहा है यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, नहीं, विधिक अधिकार तो है लेकिन केवल नागरिकों को प्राप्त है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। दूसरा कह रहा है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। बिल्कुल, यह लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, यह लीगल राइट है, विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति यानी विदेश का भी कोई व्यक्ति है तो वह भी आकर के भारत में जमीन खरीद सकता है या संपत्ति अर्जित कर सकता है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार उसको है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार उसको है। सी कह रहा है यह मौलिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये पहले से तो मौलिक अधिकार ही नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार ही जो है अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो फिर ये बातें नहीं उठती है। फिर डी कह रहा है यह ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार। नहीं भाई, ये विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी भारत में जो है कोई भी संपत्ति अर्जित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य मतलब कार्य, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। सेकंड कह रहा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा कह रहा है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। देखिए, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य अगर ऐसा कोई भी कार्य करता है जो किसी भी आधार पर आपके एक मानव होने के नाते ठीक नहीं लगता है, तो ऐसे में एक सभ्य देश के सभ्य नागरिक के तौर पर आपको ये अधिकार दिए गए हैं कि आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं या न्यायालय की शरण ले सकते हैं, राज्य के खिलाफ भी आप न्यायालय जा सकते हैं। तो ऐसे में एक गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सही है। दूसरा कह रहा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। बिल्कुल, संविधान के भाग 3 में है। तीसरा कह रहा है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सामाजिक न्याय तो मिलता है, राजनीतिक न्याय तो मिलता है, लेकिन आर्थिक भी न्याय मिलेगा ही आपको 100%, ये जरूरी नहीं है। तो मौलिक अधिकार इसकी बात वास्तव में नहीं करते हैं, ये बात आपकी प्रस्तावना में कही गई है, लेकिन ऐसा इस मौलिक अधिकारों के संदर्भ में नहीं है। चौथा कह रहा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो अधिकारों की बिल की भांति मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात तो सही है। ये बात आपकी ये क्वेश्चन के हिसाब से ये बात सही हो सकती है, लेकिन इसको 100% ये मान लेना कि उसकी भांति बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। उसकी भांति बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, लेकिन 100% उसकी भांति है, ये भी सही नहीं है। तो ऐसे में इसको भी हम नहीं मानेंगे। यानी आंसर होना चाहिए आपका एक, ए और 2। इसमें क्या आंसर होगा? 19 में ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 और
2 जो है सही है। ठीक है, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सही हैं, इसलिए क्या होगा इसमें 1 और 2। और ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कथन कारण का क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी एवं कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी यानी लेजिस्लेटिव एवं कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। कथन 2 कह रहा है मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो दोनों ही कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के अधिकारों की और स्वतंत्रताओं की, ठीक है, सरकार के, चाहे वो सरकार कानून के माध्यम से आपका किसी प्रकार से प्रॉब्लम करती है या प्रशासन के माध्यम से कोई आपके पास प्रॉब्लम करती है, उनसे रक्षा करते हैं। और सेकंड इसको स्पष्ट कर रहा है बिल्कुल एकदम कि मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। यानी मौलिक अधिकार वो हैं अगर किसी भी आधार पर आपके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है या अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में, या आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसकी आंसर शीट है, मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की है लास्ट आपकी मैंने आंसर शीट दिया। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम आपके YouTube पर जो, जैसे आप जब YouTube चैनल पर जाते होंगे तो आपको होम मिलता होगा, वीडियोस मिलते होंगे, लाइव मिलता होगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता होगा, लास्ट में कम्युनिटी का ऑप्शन भी आ रहा है। तो कम्युनिटी में लगभग ऐसे बच्चे जो स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं उस पे डेली क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हर सब्जेक्ट की आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिले। तो कम्युनिटी बजा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और डेली बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, मैं देखना उस पे, लेकिन एक मिस्टेक हो रही है आप लोगों से। उसमें आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन आप उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक ना करने से एक नुकसान ये होता है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि आप इसको वास्तव में पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर उसको आप कम लाइक करते हैं तो YouTube उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगा भी नहीं। इसलिए प्लीज आप लोग उसको लाइक करिए और अगर कोई जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं अगर आपको पसंद आता है तो उसको भी लाइक कर दीजिए, कोशिश करिए, शेयर भी करिए। और ऐसे लोग जो सब्सक्राइब वाच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो प्रॉपर सब्सक्राइबर भी बनिए। इससे हमें भी थोड़ा सा मदद मिलेगी काम करने में और आपको भी सीधे फायदा होगा। तो मैं समझता हूं अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत में जो भी आपका छोटा मोटा योगदान है आप वो भी करेंगे तो हमें थोड़ा सा खुशी होगी, अच्छा लगेगा और हम आगे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित भी होंगे।